नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। हमारे पास एक श्रोता का भेजा हुआ एक बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक लेख है जो इस पूरी कहानी को समझने में हमारी मदद करेगा। और आज हमारा मकसद सिर्फ तारीखें जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक ही देश के दो हिस्से जो हजारों किलोमीटर दूर थे आखिर अलग क्यों हुए, और इस पूरे संघर्ष के पीछे की जो राजनीतिक और कह सकते हैं इंसानी कहानी थी वो क्या थी। बिल्कुल वह ये कहानी सिर्फ एक जन की नहीं है। ये अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई है। मतलब ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि एक ही धर्म के आधार पर बने देश के दो हिस्सों के बीच दरार इतनी गहरी कैसे हो गई कि एक नए मुल्क को जन्म लेना पड़ा। ये हमें बताता है कि किसी भी देश की पहचान सिर्फ धर्म से नहीं बनती, भाषा और संस्कृति की जड़ें वो कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये देश शुरू हुआ था। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसका भूगोल ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती था, है ना? बहुत बड़ी। एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान, और बीच में लगभग 1600 किलोमीटर का भारत। मतलब एक ही देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाने के लिए आपको किसी दूसरे देश के ऊपर से उड़कर जाना पड़ता था। ये सेटअप तो शुरू से ही थोड़ा अजीब था। हाँ, ये भौगोलिक दूरी तो थी ही, लेकिन इससे कहीं बड़ी खाई थी सांस्कृतिक और भाषाई। सत्ता का जो केंद्र था वो पश्चिमी पाकिस्तान में था, जहां उर्दू और पंजाबी का प्रभाव था। वहीं पूर्वी पाकिस्तान में वहां तो लगभग सभी लोग बंगाली बोलते थे। उनकी संस्कृति, उनका साहित्य, संगीत सब कुछ अलग था। और यहीं से टकराव की पहली चिंगारी भड़की। सही कहा आपने। 1952 में जब सरकार ने ऐलान किया कि सिर्फ उर्दू ही पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा होगी, तो पूर्वी पाकिस्तान में खासकर ढाका में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। और वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं थे, वो एक आंदोलन बन गया। उस लेख में जिक्र है कि पुलिस फायरिंग में कई छात्रों की जान भी चली गई थी। इस एक घटना ने बंगाली राष्ट्रवाद की आग को, आप कह सकते हैं, और भड़का दिया। लोगों को लगा कि उनकी पहचान पर यह सीधा हमला है। और भले ही बाद में सरकार ने बंगाली को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया, लेकिन तब तक एक जख्म बन चुका था जो शायद कभी भरा नहीं। हाँ, और पहचान पर यह हमला सिर्फ सांस्कृतिक नहीं था, ये बहुत गहरे तक आर्थिक भी था। और शायद वो चीज ज्यादा चुभती है। पूर्वी पाकिस्तान वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। वहाँ की जूट इंडस्ट्री से देश को सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद सारा विकास, सारी इंडस्ट्रीज और ज्यादातर सरकारी खर्च पश्चिमी पाकिस्तान में हो रहा था। अच्छा, तो एक तरह से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ये महसूस होने लगा था कि वो अपने ही देश में एक कॉलोनी की तरह हैं। उनके संसाधनों का इस्तेमाल पश्चिमी पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए हो रहा है, जबकि उनकी अपनी जरूरतें नजरअंदाज की जा रही थी। लेख में एक आंकड़ा भी है कि सेना और सिविल सेवाओं में बंगालियों की संख्या 15% से भी कम थी, जबकि आबादी में वो बहुमत में थे। ये तो साफ साफ भेदभाव था। और इसी भेदभाव के जवाब में अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने 1966 में अपना मशहूर 6 सूत्रीय कार्यक्रम सामने रखा। ये स्वायत्तता की मांग थी, है ना? ज्यादा अधिकारों की मांग। बिल्कुल, ज्यादा स्वायत्तता। इसमें अपना टैक्स खुद कंट्रोल करने और अपने लिए अलग सुरक्षा बल बनाने जैसे अधिकार शामिल थे। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता ने इसे देश तोड़ने की साजिश बताकर सिरे से खारिज कर दिया। और फिर 1970 में एक प्राकृतिक आपदा आई, भोला चक्रवात। उसने सुलगती हुई आग में घी डालने का काम किया। हाँ, वो इतिहास के सबसे भयानक तूफानों में से एक था। लाखों लोगों की जान ले ली उसने। लेकिन जो इस्लामाबाद में बैठी केंद्रीय सरकार थी, उसकी प्रतिक्रिया बेहद ढीली और असंवेदनशील थी। इस त्रासदी ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को यह एहसास करा दिया कि उनकी जान की भी हुकूमत को कोई कीमत नहीं है। तो अब तक माहौल में गुस्सा और बेचैनी तो थी, लेकिन 1970 के आम चुनावों ने उसने एक तरह से इस सुलगती आग में पेट्रोल डाल दिया। पहली बार एक लोकतांत्रिक मौका आया था और सब देख रहे थे कि क्या होता है। और चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त बहुमत मिला, तो लोकतांत्रिक तरीके से अब उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन यहाँ पर कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व, खासकर जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्होंने एक बंगाली नेता को प्रधानमंत्री स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। सत्ता सौंपने से मना कर दिया। ये तो मतलब लोकतंत्र की हत्या थी। इसके बाद तो हालात बेकाबू हो गए और फिर आई 25 मार्च 1971 की वो रात,
जब पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर अपने ही नागरिकों पर एक क्रूर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। और अगले ही दिन बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया गया। ऑपरेशन सर्चलाइट सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक मानवीय त्रासदी की एक भयानक शुरुआत थी। सेना के अत्याचार से बचने के लिए लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर भारत की तरफ भागने लगे। कुछ ही महीनों के अंदर करीब करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में आ चुके थे। 1 करोड़! जरा इस आंकड़े पर एक पल के लिए सोचते हैं। उस समय के कई यूरोपीय देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग कुछ ही महीनों में भारत की सीमा में आ गए थे। भारत पर अपनी आबादी के साथ साथ इन 1 करोड़ लोगों की देखभाल का आर्थिक और सामाजिक बोझ आ पड़ा। भारत ने पहले इस मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की बहुत कोशिश की, दुनिया भर के देशों से अपील की, संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाई, लेकिन वो शीत युद्ध का जमाना था। अमेरिका और चीन वो पाकिस्तान के रणनीतिक साझेदार थे, तो वे पाकिस्तान के सैन्य शासन की आलोचना करने को तैयार नहीं थे। और यहीं पर भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक दांव खेला जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री और सहयोग संधि साइन की। हाँ, ये एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। इसका सीधा मतलब था, अगर अमेरिका या चीन पाकिस्तान की मदद के लिए सैन्य हस्तक्षेप करते हैं तो उन्हें सोवियत संघ का सामना करना पड़ेगा। एक ही संधि से भारत ने 2 बड़ी ताकतों को प्रभावी ढंग से मैदान से बाहर कर दिया था। सही बात है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि भारत ने सीधे सीधे जंग शुरू नहीं की, संधि के बाद भी इंतजार किया। हाँ, कई महीने इंतजार किया। इस दौरान भारत ने बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों के संगठन मुक्ति बाहिनी को तैयार किया, उन्हें ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और अपनी जमीन पर पनाह दी। और मुक्ति बाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान के अंदर एक जबरदस्त गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया था, जिससे पाकिस्तानी सेना की कमर टूट रही थी। तो भारत इतने महीनों से इंतजार कर रहा था, कूटनीति कर रहा था, तो फिर आखिर युद्ध शुरू कैसे हुआ? मुझे लगता है कई लोग सोचते होंगे कि भारत ने हमला किया होगा, पर असल में कहानी कुछ और ही है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने खुद ही भारत के 11 हवाई अड्डों पर एक साथ हवाई हमले कर दिए। शायद उन्हें लगा कि वो इजराइल की तरह एक तेज हमले से भारत को चौंका देंगे और शुरुआती बढ़त ले लेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक गलती साबित हुई। और इस हमले ने भारत को युद्ध की घोषणा करने और अपनी पूरी सैन्य ताकत से जवाब देने का एक जायज कारण दे दिया। बिल्कुल। पाकिस्तान के हमलों के तुरंत बाद भारत ने दोनों मोर्चों पर, पश्चिम और पूर्व में, एक साथ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन जाहिर है कि मुख्य लक्ष्य पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराना था। हाँ, और पूर्वी मोर्चे पर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जो रणनीति अपनाई, वो आज भी मिलिट्री एकेडमियों में पढ़ाई जाती है। उसे ब्लिट्जक्रिग या लाइटनिंग वॉर का भारतीय संस्करण कह सकते हैं। इसका मूल सिद्धांत था रफ्तार। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के मजबूत ठिकानों पर सीधा हमला करके अपना समय बर्बाद नहीं किया। वे उन्हें चारों तरफ से घेर कर उन्हें बाईपास करते हुए सीधे राजधानी ढाका की तरफ बढ़े। सुनने में तो ये रणनीति काफी जबरदस्त लगती है, पर क्या इसमें जोखिम नहीं था? मतलब आप दुश्मन के मजबूत गढ़ों को अपने पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अगर सप्लाई लाइन कट जाती तो? बिल्कुल, बहुत बड़ा जोखिम था, और यहीं पर मुक्ति बाहिनी की भूमिका निर्णायक हो जाती है। वे सिर्फ गाइड नहीं थे, वे भारतीय सेना की आंखें और कान थे। उन्हें हर रास्ते, हर नदी, हर गांव की जानकारी थी, और सबसे जरूरी बात, वे पीछे छूटे पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार गुरिल्ला हमलों में उलझाए रखते थे। अच्छा, ताकि वो भारतीय सेना की सप्लाई लाइनों पर हमला ना कर सकें। एग्जैक्टली। उनके बिना ये तेज रफ्तार शायद मुमकिन ही नहीं थी। तो ये जमीन पर सेना और मुक्ति बाहिनी का एक शानदार तालमेल था। और आसमान में क्या हो रहा था? आसमान में भारतीय वायुसेना ने पहले 48 घंटों के अंदर ही पाकिस्तानी वायुसेना को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया था। इसे एयर सुप्रीमेसी कहते हैं, हवाई वर्चस्व। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जमीनी सेना को आगे बढ़ने के लिए पूरा हवाई कवर मिला, जबकि पाकिस्तानी सेना को कोई एयर सपोर्ट नहीं मिल सका। और नौसेना ने भी तो अपना काम किया था, है ना? हाँ, भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला किया और बंगाल की खाड़ी में नाकाबंदी कर दी। इससे पूर्वी पाकिस्तान तक पहुंचने वाले समुद्री रास्ते भी बंद हो गए। तो ये एक तरह से 3D हमला था, जमीन, हवा और समंदर, तीनों तरफ से। पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना थी वो पूरी तरह से घिर चुकी थी। हाँ, उनका बाहर की दुनिया से संपर्क कट चुका था और उनका मनोबल टूट चुका था। और इसका नतीजा बहुत तेजी से आया। ये पूरा युद्ध सिर्फ 13 दिन चला। सिर्फ 13 दिन? और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में
पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने लगभग 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय और बांग्लादेशी सेनाओं के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। और इसी ऐतिहासिक पल के साथ युद्ध समाप्त हुआ और बांग्लादेश एक आज़ाद देश के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। और पश्चिमी मोर्चे पर हम लोंगेवाला की लड़ाई जैसी कहानियां सुनते हैं। पश्चिमी मोर्चे पर भी जबरदस्त लड़ाइयां हुई, लेकिन वहां भारत का लक्ष्य मुख्य रूप से रक्षात्मक था। यानी पाकिस्तानी सेना को इतना उलझाया ना कि वे अपनी पूरी ताकत पूर्व में न भेज सकें। लोंगेवाला की लड़ाई उसी का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन युद्ध का नतीजा तो पूर्व में ही तय हो चुका था। युद्ध खत्म हुआ, बांग्लादेश आजाद हो गया, लेकिन एक नए देश के लिए चुनौतियां तो अब शुरू हुई थीं। देश की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। बिल्कुल, लाखों शरणार्थियों को वापस बसाना था और सबसे बड़ी चुनौती थी युद्ध के दौरान हुए नरसंहार और अत्याचार के जख्मों से उभरना। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर वापस आए और उन्होंने नए देश की बागडोर संभाली और बांग्लादेश ने एक नया संविधान अपनाया जो 4 स्तंभों पर खड़ा था: राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता। ये इस बात का प्रतीक था कि ये नया देश अपनी पहचान धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी बंगाली संस्कृति और भाषा के आधार पर बनाना चाहता है। सही कहा। और इस युद्ध ने दक्षिण एशिया की पूरी भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत एक मजबूत क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उभरा। इसने साबित कर दिया कि वह अपने पड़ोस में होने वाले मानवीय संकट पर चुप नहीं बैठेगा और जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सदमा था। सिर्फ जमीन का एक बड़ा हिस्सा ही नहीं गया, बल्कि जिस 2 राष्ट्र सिद्धांत पर पाकिस्तान बना था उस पर भी एक गहरा सवालिया निशान लग गया। इस हार के बाद वहां सैन्य शासन का अंत हुआ और एक नई राजनीतिक शुरुआत हुई। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को देखें तो ये साफ है कि 1971 का युद्ध सिर्फ 13 दिनों की लड़ाई नहीं थी। इसकी जड़ें दशकों के भाषाई, सांस्कृतिक और आर्थिक दमन में थीं। ये एक लोगों की अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई थी। और हमने ये भी देखा कि कैसे एक मानवीय संकट ने भारत को हस्तक्षेप करने पर मजबूर किया और कैसे सटीक कूटनीति और सैन्य रणनीति ने नतीजा तय किए। बिल्कुल सही कहा। यह संघर्ष हमें बहुत कुछ सिखाता है। अत्यधिक केंद्रीकृत शासन के खतरों के बारे में, पहचान की राजनीति के बारे में और मानवीय संकटों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में। और यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल यह है कि 50 साल से भी ज्यादा पहले हुआ यह संघर्ष आज भी बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान की राष्ट्रीय पहचान और उनके आपसी रिश्तों को कैसे प्रभावित कर रहा है। इतिहास की विरासत अक्सर हमारी आज की हकीकतों को शक्ल देती रहती है, भले ही हम उस पर ध्यान दें या ना दें। और यह संघर्ष उसी का एक बड़ा उदाहरण